सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं तारों का जीवन चक्र। पिछली वाली वीडियो में मैंने तारों के बारे में बता दिया था। आज हम तारों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो तारों का जीवन चक्र वस्तुतः आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का समूह प्रभावित हो जाता है। किसके घूर्णन से? आकाशगंगा जो होती है वो जब घूर्णन करती है, घूर्णन अपने अक्ष पे जब वो घूमती है तो ब्रह्मांड में गैसों के समूह में प्रभावित हो जाता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाता है। किसके कारण? परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसकी? हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और अंततः तारों का विकास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? तारों का विकास हो जाता है। तारों के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। तारों के केंद्र में जो हाइड्रोजन स्थित होता है वो समाप्त हो जाने के कारण तारों का केंद्रीय भाग संकुचित हो जाता है। तारों का जो केंद्रीय भाग वो संकुचित होने लगता है, से इकट्ठा होने लगता है। किंतु बाहरी भाग में स्थित हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। पर जो बाहरी भाग होता है वहाँ जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में उसका जो बदलना होता है वो जारी रहता है। फलस्वरूप तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग में दिखाई देने लग जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? जो तारा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग में दिखाई देने लगता है, जिसे लाल दानव कहते हैं। इसके बाद तारे में स्थित हीलियम गैस कार्बन में परिवर्तित होने लगती है। इसके बाद जो तारे में जो स्थित हीलियम गैस होती है वो कार्बन में परिवर्तित होने लगती है, जिसके फलस्वरूप तारे में एक तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। एक तारे में क्या होगा? एक विस्फोट होगा जिसे क्या बोलेंगे हम? सुपरनोवा कहा जाता है। उल्लेखनीय यह है कि प्रत्येक तारा एक निश्चित द्रव्यमान अधिकतम होता है, मतलब द्रव्यमान जो होता है वो ब्रैकेट में रखा गया अधिकतम होता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। मतलब हर एक तारे का ना एक निश्चित द्रव्यमान रखा गया है, ठीक है, जिसे किस नाम से रहता है? चंद्रशेखर सीमा। जिसे किस नाम से रहता है? चंद्रशेखर सीमा के नाम से रहता था। ये चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारे का द्रव्यमान बताया था। इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले ये देखो बता रहे हैं विल्हेम एंडरसन और ईसी स्टोनर ने 1930 ईस्वी में किया था। किंतु भारत के खगोलीय भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता के रूप में इस सीमा की खोज की और इस सीमा की गणना को और अधिक शुद्ध बनाया। इस कार्य हेतु उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसलिए इन्हें क्या? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये है इसका तारे का जीवन चक्र, ठीक है, जो डायग्राम में मैंने बना रखा है। ये है स्मॉल सन। जो स्मॉल सन होता है वो क्या होता है? पहले रेड गेन में बदलता है, उसके बाद प्लांटा न्यूबल में, उसके बाद प्लांटा न्यूबल के बाद उसके बाद वो वाइट स्टार में चेंज होता है। और अगर लार्ज तारा होता है, यहाँ पे ये जो तारा है वो सन हो रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे तारे की जगह सन की बात करें। जो लार्ज तारा होता है वो रेड सुपर गेन में बदलता है, उसके बाद जो सुपर गेन वो सुपरनोवा में बदलता है, उसके बाद वो न्यूटन स्टार बन के ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम हो जाता है तो उस तारे का नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर तारे का जो द्रव्यमान जो चंद्रशेखर ने डिसाइड कर रखा है उससे कम हो जाए तो उसकी जो नाभिकीय ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है और तारा श्वेत वामन मतलब वाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के तारे को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इस प्रकार के तारे को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा भी कहते हैं। यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर से अधिक हो जाता है, जब किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो चंद्रशेखर से अधिक हो जाता है तो तारे के भीतर स्थित हाइड्रोजन अत्याधिक वेग के कारण नाभिकीय से मुक्त हो जाते हैं। तो तारे के अंदर जो स्थित चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाता है तो तारे के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन इत्याधिक वेग के कारण जो उसमें वेग होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नाभिकीय से मुक्त हो जाते हैं एवं तारे में केवल न्यूट्रॉन शेष रह जाता है
और तारे की इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं अथवा पल्सर तारा भी कहते हैं। इसे न्यूट्रॉन तारा और पल्सर तारा भी कहते हैं। जब उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अत्यधिक वेग के कारण नाभिकीय से मुक्त हो जाता है, तो उसमें केवल न्यूट्रॉन रह जाता है और इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर तारा भी कहते हैं। उल्लेखनीय यह है कि न्यूट्रॉन तारा भी क्रमिक रूप से सिकुड़ता रहता है और जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो भी क्रमिक रूप से सिकुड़ता रहता है। अतः इसका द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो एक निश्चित बिंदु पर आकर के संकेंद्रित मतलब इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार के तारे को कृष्ण छिद्र अथवा ब्लैक होल कहते हैं और इस तरह हमारे क्या होता है, ब्लैक होल बन जाता है या फिर इसे कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है दूसरे नाम से। इस ब्लैक होल से प्रकाश का पलायन हो पाना संभव नहीं होता। इस ब्लैक होल से जो प्रकाश का पलायन है वो हो पाना संभव नहीं होता, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता और इसलिए इस तारे को भी देखा नहीं जा सकता। उल्लेखनीय है कि तारे की इस ब्लैक होल अवस्था का प्रतिपादन जॉन व्हीलर नामक खगोलीय शास्त्री द्वारा किया गया था। इसका किसने बताया था? इसका जॉन व्हीलर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरियस तारा। सीरियस तारा सबसे अत्यधिक चमकने वाला और तापमान वाला तारा है। ये जो तारा है वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला और तापमान वाला तारा है। सीरियस एक नहीं बल्कि दो तारों का समूह है। जो सीरियस तारा है वो एक नहीं बल्कि दो तारों का समूह है, सीरियस ए और सीरियस बी। ये दो तारों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? सीरियस ए और सीरियस बी। पृथ्वी के लगभग 8.65 प्रकाश वर्ष दूरी है। इसकी जो दूरी है पृथ्वी से कितनी है? 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी है। मतलब मैं सिर्फ वर्ष की बात नहीं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश अपनी स्पीड से कितना चलता है वो आपको पता ही है। सूर्य से 25 गुना प्रकाश, सूर्य से इसका 25 गुना प्रकाश ज़्यादा है। आकार में 71% बड़ा है सूर्य से। कितना? 71% बड़ा है। और द्रव्यमान इसका 2 गुना और सूर्य से इसका द्रव्यमान क्या है? 2 गुना है। अगले पार्ट में पढ़ेंगे सौरमंडल। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।